हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूपी परीक्षा पे। और एक बार मैं फिर नए लेक्चर के साथ क्लास 12th के। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग जो है नाइट पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है ये 7th चैप्टर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैं नाइट्रोजन फैमिली पढ़ा रहा हूँ। और नाइट्रोजन फैमिली में हम नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो एलिमेंट है उनकी जनरल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। और जनरल प्रॉपर्टी में जो है कुछ प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है, और जो है उसके आगे की प्रॉपर्टी की आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट जो आज हम आगे का कौन सा गुण पढ़ने वाले हैं, तो उसमें पहला गुण है कैटिनेशन पावर। तो कैटिनेशन पावर का मीनिंग क्या होता है? कैटिनेशन पावर को हिंदी में कहते हैं श्रृंखलन गुण, यानी श्रृंखला बनाने की गुण, यानी चैन बनाने की गुण। चैन बनाने का मतलब है, जैसे श्रृंखलन गुण का मीनिंग क्या है? श्रृंखला कोई भी बना सकता है, किसी प्रकार के एलिमेंट बना सकते हैं, लेकिन कैटिनेशन पावर जो है या फिर श्रृंखलन गुण जो है केमिस्ट्री में हम उसको कहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, नाइट्रोजन फैमिली से पहले कार्बन फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली से पहले कार्बन फैमिली है, और कार्बन फैमिली जो है ना, उसमें जो कार्बन एलिमेंट है, तो कार्बन एलिमेंट की कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा होती है पूरी केमिस्ट्री में। फिर पूरी पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो कैटिनेशन पावर है वो किसकी है? कार्बन की है। कार्बन सबका बाप है। कैटिनेशन पावर में कार्बन जो है वो सबका क्या है? सबका बाप है, यानी उसके बाद ही सब आते हैं। इसीलिए आप जानते हैं कि कार्बन कैटिनेशन पावर बहुत ज्यादा होने की वजह से ही कार्बन की एक अलग ब्रांच यानी केमिस्ट्री जो है उसकी एक अलग डेवलप हो गई। और इतने सारे कंपाउंड है कार्बन के, क्योंकि कार्बन जो हर प्रकार की बॉन्डिंग कर लेता है। साइक्लिक कंपाउंड भी बना लेगा, चैन भी बना लेता है, लॉन्ग चैन फॉर्म कर लेता है, डबल बॉन्ड बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, सिंगल बॉन्ड भी बनते हैं। तो कार्बन के अंदर बहुत स्पेशल गुण पाए जाते हैं। इसी की वजह से, और उसमें से स्पेशल गुण में से एक स्पेशल गुण और है कार्बन के पास। वो गुण कौन सा है? कैटिनेशन पावर, श्रृंखला बनाने की। और श्रृंखला बनाने का मतलब क्या है? जब एक जैसे एलिमेंट ही जुड़ते चले जाए, जब एक जैसे एलिमेंट ही आपस में जुड़ते चले जाए, तो उसी को हम बोलते हैं कैटिनेशन पावर, यानी श्रृंखलन गुण। तो हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन फैमिली में जो एलिमेंट है, उन एलिमेंटों के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है या नहीं। तो जिस प्रकार कार्बन फैमिली में ये वाला गुण पाया जाता है, उसी प्रकार से नाइट्रोजन फैमिली में भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। लेकिन कार्बन की अपेक्षा इनका जो अमाउंट होता है या फिर इनकी जो कैटिनेशन पावर है वो कम है। कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट पाए जाते हैं या नाइट्रोजन फैमिली में जो एलिमेंट है, उनके अंदर श्रृंखला बनाने का गुण जो है वो कम है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट जो वो क्यों नहीं बनाते हैं? तो उसके पीछे डिफरेंट रीजन है। डिफरेंट रीजन का मीनिंग है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी। अगर कार्बन बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन वाले केस में उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, वो अलग क्राइटेरिया उसका। लेकिन अगर नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट जो है वो क्यों नहीं बना रहा, हम उसकी बात करेंगे। नाइट्रोजन फैमिली के साथ प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है कि नाइट्रोजन एलिमेंट जो है कैटिनेशन पावर शो नहीं करते? तो हम कैटिनेशन पावर की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो हाइड्रोजन, जैसे अगर हाइड्रोजन में जानते होंगे NH2 हाइड्रोजन के अंदर दो नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं आपस में। तो मैक्सिमम जो है ना नाइट्रोजन 2, या फिर मैक्सिमम अगर हम हाइड्रोजोइक एसिड की बात करें तो नाइट्रोजन 3 आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन इससे ज्यादा नाइट्रोजन आपस में काउंट नहीं कर सकते, मतलब लिंक नहीं कर सकते। एक दो या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 एलिमेंट, 2 या फिर 3 एलिमेंट, 3 से ज्यादा बहुत रेयर केस होगा कि नाइट्रोजन आपस में लिंक कर पाएगा, यानी जुड़ पाएंगे। तो इनकी जो कैटिनेशन पावर है कार्बन फैमिली से कम है। लेकिन कार्बन फैमिली से कम होने का मतलब है कि ये मतलब नहीं कि बनाते नहीं है, इनकी टेंडेंसी कार्बन की अपेक्षा कम होती है कैटिनेशन पावर करने की। यानी श्रृंखलन गुण जो है, यानी श्रृंखला प्रॉपर्टी जो है इनकी, वो कार्बन फैमिली से कम है। बनाते ये भी है लेकिन कम बनाते हैं। अगर नाइट्रोजन फैमिली में हम बात करें, तो नाइट्रोजन फैमिली में आप जानते हैं नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, ये सारे एलिमेंट है। तो इनमें अगर हम सबसे ज्यादा अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा जो कैटिनेशन पावर है वो फास्फोरस की है। सबसे ज्यादा अगर किसी की कैटिनेशन पावर है, यानी श्रृंखलन गुण जो पाया जाता है, श्रृंखला बनाने का गुण जो है वो किसके अंदर है? फास्फोरस के अंदर है। पूरी फैमिली में नाइट्रोजन फैमिली की इज्जत बचाने का काम जो किया वो किसने किया है? फास्फोरस ने। फास्फोरस सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर शो करता है, लेकिन उसके बाद भी कार्बन की अपेक्षा इनकी जो है प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं है। कार्बन तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा है, कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा कार्बन की पाई जाती है। इसीलिए कार्बन की एक अलग ब्रांच है, आप लोग जानते हैं कार्बन की एक अलग ब्रांच है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग अलग से पढ़ते हैं। यही प्रॉपर्टी है, इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन की एक अलग ब्रांच बना दी गई। कार्बन के अंदर बहुत सारे स्पेशल गुण पाए जाते हैं, स्पेशल गुण, उसी की वजह से उसकी एक अलग दुनिया है। तो फास्फोरस इस वाली फैमिली अगर हम बात करें, तो इस वाली फैमिली में फास्फोरस की जो कैटिनेशन पावर है वो सबसे ज्यादा है।
तो अब बात करते हैं कि सर ये वो जो है मतलब नाइट्रोजन फैमिली वाले एलिमेंट जो है वो आपस में कैटिनेशन पावर क्यों नहीं करते हैं, इनकी कैटिनेशन पावर कम क्यों है, मतलब श्रृंखला बनाने की जो प्रॉपर्टी है वो इनकी कम क्यों है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो सबसे ऊपर है, नाइट्रोजन का साइज बहुत स्मॉल है। अगर आप नाइट्रोजन को आपस में जोड़ेंगे ना, जब नाइट्रोजन को जोड़ेंगे, नाइट्रोजन छोटे छोटे मॉलिक्यूल एटम है, ऊपर जो एलिमेंट है नाइट्रोजन का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, और ज्यादा बड़ा ना होने की वजह से जब दो नाइट्रोजन आपस में जुड़ेंगे, और नाइट्रोजन की आपको कहानी पता है, नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट हैं तो वो सारे के सारे एलिमेंट जो है उन सबकी बाहरी कक्षा में आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबकी बाहरी कक्षा में कितने 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, आप सब जानते हैं, इस सबकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब उन 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा क्या, उन 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा क्या वो हम देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन है साइज में स्मॉल साइज के एलिमेंट है, अब स्मॉल साइज के एलिमेंट है, और जब इनके साथ ये बॉन्ड बनाएंगे तो 3 बॉन्ड बनाएंगे। नाइट्रोजन ऊपर जनरली 3 ही बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता, 5 बॉन्ड तो इसके पप्पा ने भी नहीं बनाया कभी, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाएगा, नहीं 3 बॉन्ड बनाएगा, और 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में आएगा, ये सिंगल बॉन्ड। और ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल, यानी ये छोटा सा बॉन्ड है। दो एटम छोटे छोटे, उनके बीच में बॉन्ड जो है वो भी छोटा, जब छोटे के बीच में छोटा बॉन्ड आएगा उसकी वजह से एक नई प्रॉब्लम आ जाएगी, और वो प्रॉब्लम क्या होगी, मैं प्रॉब्लम आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप जानते हैं नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन में से उसने अगर मान लीजिए 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बना लिए, यहाँ पे जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आया, एक हाइड्रोजन यहाँ आया, और एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये 3 इस तरीके से बॉन्ड बनाए, और एक सिंगल बॉन्ड है, यानी 2 बॉन्ड साइड में और एक बीच में नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड, ठीक। इस बॉन्ड की जो लेंथ है वो बहुत कम है, यानी छोटा है, यानी स्मॉल बॉन्ड है, और स्मॉल बॉन्ड जब होगा तो होगा क्या, उस केस में आप प्रॉब्लम देखिए, 5 इलेक्ट्रॉन थे बाहरी कक्षा में से, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होने के बाद इसने 3 बॉन्ड बनाए। अब सब जानते हैं कि एक बॉन्ड के अंदर जनरली जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उस एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। अगर मैं कहीं पे नॉर्मल एक बॉन्ड की बात करूं, मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है, तो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड होगा ना तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरली। अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। ये सब जानते होंगे आप लोग, ये बच्चों वाली चीज है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए तो 3 बॉन्ड का मतलब है कि नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुके हैं, इसने यूज कर लिया, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करा दिया। जब 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर चुके हैं, बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले चुके हैं, भाग ले चुके हैं, तो उसके बाद 5 में से 3 जब बॉन्ड बना लेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना वो नाइट्रोजन के ऑर्बिटल में पड़े रहेंगे। यहाँ पे इन नाइट्रोजन जो है, इन नाइट्रोजन के बीच में कि नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट रहेगा। अब इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा क्या, वो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी क्रिएट। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उस प्रॉब्लम को हम देखते हैं। प्रॉब्लम ये होगी, अब नाइट्रोजन के बीच में जो है वो बॉन्ड है बहुत छोटा, स्मॉल। जैसे ये नाइट्रोजन है मेरा, मान लीजिए एक हाथ ये नाइट्रोजन है, ये वाला एक हाथ, दूसरा हाथ जो है वो दूसरा नाइट्रोजन है। अब इनके बीच में बॉन्ड नहीं हुई, मार्कर दिख रहा है आप लोगों को, बॉन्ड नहीं हुई, और बॉन्ड नहीं होने के बाद जो ये बॉन्ड बना वो स्मॉल बना, और जब स्मॉल बॉन्ड बनेगा उसके बाद जो है ये यहीं पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहाँ मेरे इस हाथ पे और एक लोन पेयर यहाँ पे। जब ये इतने पास होंगे तो आप सब जानते हैं नाइट्रोजन जो है वो स्मॉल है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो भी स्मॉल है, दोनों स्मॉल। और उसके बाद यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, यानी जिनने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब वो इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होगा और माइनस के इलेक्ट्रॉन जब पास में आएंगे तो उनके बीच में गुल्लू स्टार्ट हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे तो इनके बीच में एक प्रकार का क्या होगा, स्टार्ट। इस सेम चार्ज के, आप जानते हैं सेम चार्ज कभी भी पास आते हैं तो इनके बीच में एक स्पेशल प्रकार का रिपल्सन लगता है। जब ये इलेक्ट्रॉन पास होंगे, जब बहुत ज्यादा क्लोज होंगे तो क्लोज होने के बीच में इनके बीच में आपस में क्या होगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। और रिपल्सन की वजह से इस नाइट्रोजन को यहां पर प्रॉब्लम होगी,
तो वो ऐसा कोई बॉन्ड रिपल्सन से आपको पता है एनर्जी हाई होगी, और एनर्जी हाई होगी तो उस वाले केस में जो है बॉन्ड वीक हो जाएगा या फिर मॉलिक्यूल जो है अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए जो है इस बॉन्ड पे बनने से फायदा नहीं है। अगर ये बॉन्ड बना है स्मॉल बना, वैसे स्मॉल बॉन्ड जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, लेकिन स्मॉल बॉन्ड स्ट्रांग होने के साथ साथ एक ये अलग प्रकार की प्रॉब्लम है। तो यहां जो नाइट्रोजन फैमिली में जो बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजन एलिमेंटों के बीच में, ये बॉन्ड जो होते हैं वीक होते हैं, वीक, ये वीक होते हैं यानी कमजोर होते हैं। कमजोर होने का रीजन क्या है कि ये जो नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो इनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगता है। इनके बीच में जो है ये नाइट्रोजन के पास में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो ये इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक स्पेशल रिपल्सन लगता है, उसको हम बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। यानी एलिमेंटों के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा, गुल्लू गुल्लू स्टार्ट हो जाएगा, यानी रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। और रिपल्सन होने की वजह से ये बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, वीक यानी गरीब यानी पुअर। और बॉन्ड वीक होगा तो आप जानते हैं वीक बॉन्ड बना के किसी का भला नहीं हुआ है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरी कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे तभी तो फायदा है, वीक बॉन्ड बनाने से क्या फायदा। तो अगर हम वीक बॉन्ड बहुत सारे बना भी ले तो कोई मतलब नहीं, एक बॉन्ड बने लेकिन स्ट्रॉन्ग बने तो मजा आएगा, ठीक है। तो यहां पर वीक बॉन्ड बनता है, इसीलिए कैटिनेशन पावर जो है नाइट्रोजन वाले केस में बहुत ज्यादा सबसे बेकार होती है। अगर नाइट्रोजन फैमिली में हम नाइट्रोजन की बात करें स्पेशली, तो नाइट्रोजन सबसे बेकार कैटिनेशन पावर शो करता है, और सबसे ज्यादा जो शो करता है वो कौन, फास्फोरस। फास्फोरस फिर भी साइक्लिक कंपाउंड बना लेता है और कुछ एलिमेंटल फॉर्म में जुड़ भी जाता है, 4-4 बॉन्ड तक बन जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन ज्यादा कैटिनेशन पावर शो नहीं करता। तो इसके पीछे रीजन जो है क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो नाइट्रोजन फैमिली में सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर किसकी, फास्फोरस की। और जो है इनकी जो कैटिनेशन पावर है वो इतनी अच्छी नहीं होती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती, कार्बन से बहुत कम। तो इसका रीजन पता है कार्बन से बहुत कम होने का, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, उनकी जो एनर्जी होती है वो लगभग होती है 350 के आसपास। इनकी जो एनर्जी होती है वो होती है 350 किलो जूल पर मोल, 350 किलो जूल पर मोल। और नाइट्रोजन हो या फिर फास्फोरस हो या फिर इसके नीचे जितने भी एलिमेंट है, इनकी जो एनर्जी है इसकी होती है 159। यानी नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा वीक है, और जो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनना वो बॉन्ड देखिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि यहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर चुके होते हैं, एक भी लोन पेयर नहीं होता। तो ये जो ओवरलैपिंग है इनके बीच में जो बॉन्ड बना है ऑर्बिटलों के बीच में जो ओवरलैपिंग हुई है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, 350 और 159, मतलब आधे आधे का अंतर है। इतना ज्यादा वीक बॉन्ड हो जाता है, क्यों, क्योंकि वीक इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर जो है ये रिपल्सन है, और इस वाले केस में कार्बन वाले केस में कोई रिपल्सन नहीं होता है। तो सर कहेंगे आप कि फास्फोरस वाले केस में सर क्या प्रॉब्लम है, फास्फोरस वाले केस में तो साइज ज्यादा है। अगर नाइट्रोजन का साइज स्मॉल था तो फास्फोरस तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, और जब साइज बढ़ेगा तो इनके बीच में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उनके केस में तो जो है क्या होगा, दूरी ज्यादा हो जाएगी, और दूरी ज्यादा होने से रिपल्सन कम होगा। तो जी हाँ, रिपल्सन कम होगा, लेकिन फास्फोरस भी कुछ खास कर नहीं पाता है। कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना वो उसकी बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इसको बोलते हैं, वो 350 किलो जूल पर मोल है। यानी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन फास्फोरस वाले केस में कोई ज्यादा कुछ नहीं है, 200 के समथिंग पाया जाता है, 200 कुछ होता है, 200 के आसपास होगा इनकी जो बॉन्ड की जो वो होगी डिसोसिएशन एनर्जी, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 200 है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, वहां 350 यहां 159। अगर मैं इसे इनको सीरीज की फॉर्म में लिखूं तो कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस और आगे जाएंगे तो और, तो कार्बन की कितनी है 350, इसकी कितनी है 159 और इसकी कितनी है 200 के समथिंग किलो जूल पर मोल। तो सबसे ज्यादा कार्बन जो है 350, यानी कार्बन की कैटिनेशन पावर तो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि कार्बन को सिंगल बॉन्ड बनाने में मजा आ रहा है। मजा क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके बॉन्ड तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने से बॉन्ड बनाता चला जाएगा और उसकी दुनिया जो है बढ़ती चली जाएगी। लेकिन नाइट्रोजन से जब पूछेंगे कि नाइट्रोजन एक बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो कहेगा हम बनाते नहीं है, लेकिन मजबूरी अगर होगी तो हम कहीं कहीं पे बना लेंगे। तो कुछ कंपाउंड नाइट्रोजन वाले केस में बनते हैं, लेकिन ज्यादा कंपाउंड बनाने की उसकी इच्छा नहीं है। क्यों इच्छा इसलिए नहीं है, क्योंकि बॉन्ड बना के भी परेशान रहता है नाइट्रोजन, क्योंकि दुनिया में जो बॉन्ड बनते हैं वो किसी न किसी मजबूरी की वजह से बनते हैं, यानी कोई ना कोई उसके पीछे फैक्टर होता है, कोई ना कोई जरूरत होती है।
अब जिस जरूरत की वजह से यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए इन्होंने बॉन्ड बनाया, और ऑक्टेट पूरा करने के बाद जो है एक स्पेशल अलग प्रकार की एक नई प्रॉब्लम आ गई, उसको बोलते हैं रिपल्सन। यानी क्या रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण से होती है एनर्जी हाई, और एनर्जी हाई होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी डाउन होती है, स्टेबिलिटी कम। और कोई भी इस दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है कि बॉन्ड बनाए और बॉन्ड बनाने के बाद उनके बीच में लड़ाई हो, और लड़ाई होने से गुस्सा बढ़े, और गुस्सा बढ़ने से जो है उनके बॉन्ड जो बना वो क्या हो जाए, बेकार हो जाए। तो ऐसा काम ना तो आप करना चाहेंगे और ना ही एलिमेंट करना चाहते, इसलिए नाइट्रोजन जो है कुछ ज्यादा कैटेलिनेशन पावर शो नहीं करता। तो मैं कह रहा था कि फास्फोरस वाले केस में तो साइज क्या है, साइज क्या है, बड़ा, और बड़ा साइज होने की वजह से इनके जो लोन पेयर होंगे, इनके लोन पेयर दूर दूर होंगे, तो इनके बीच में रिपल्सन कम होगा। तो रिपल्सन कम होगा, मैं ये बात मानता हूं, लेकिन रिपल्सन कम होने से सब कुछ नहीं होता है। अब नाइट्रोजन वाले केस में साइज स्मॉल था तो उसके ऑर्बिटलों का साइज भी स्मॉल था, लेकिन फास्फोरस जब आएगा तो फास्फोरस के अंदर जो पी ऑर्बिटल होंगे ना, तो पी ऑर्बिटल जो होंगे उनका साइज होगा लार्ज, और लार्ज साइज के जो ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती है। जैसा कि आप जानते होंगे ना, ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। जैसे फास्फोरस के पास पी ऑर्बिटल है तो पी ऑर्बिटल जो होगा ना वो लार्ज साइज का होगा, और लार्ज साइज के जो ऑर्बिटल होते हैं यानी बड़े साइज के जो ऑर्बिटल होते हैं वो डिफ्यूज ऑर्बिटल होते हैं, यानी उनके बीच में जो गुल्लू गुल्लू होगा, यानी उनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो पुअर ओवरलैपिंग होती है, और पुअर ओवरलैपिंग होती है तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएगा कि कार्बन से अच्छी कैटेलिनेशन पावर शो कर दे। पावर इसकी थोड़ी बढ़ी, लेकिन कार्बन से ज्यादा नहीं। कार्बन को मैंने पहले ही कहा, कार्बन सबका क्या है, बाप है। कार्बन को देख देख के इन लोगों ने कैटेलिनेशन पावर शो करने की, मतलब कैटेलिनेशन पावर की बात की। कार्बन से सीखे हैं, तो कार्बन से जब सीखे हैं तो कार्बन से अच्छा कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए जो है फास्फोरस वाले केस में भी क्या है, फास्फोरस वाले केस में एक नई प्रकार की प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है, ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम। फास्फोरस वाले केस में ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, नाइट्रोजन वाले केस में ओवरलैपिंग है तो रिपल्सन है, इसीलिए नाइट्रोजन फैमिली की जो कैटेलिनेशन पावर है वो क्या है, कम है। तो मैंने कैटेलिनेशन पावर की बात की। अब हम बात करते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। अगर नाइट्रोजन फैमिली में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जो बात होती है ना, पहले तो आप जानते होंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई चीज मेल्ट करे, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जिस टेम्परेचर पे कोई बॉइल करने लगता है, यानी उबलना लगता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से अगर हम बात करें तो पहले अगर नाइट्रोजन फैमिली की अगर हम बात करें तो इनकी हम भौतिक अवस्था की बात करते हैं। भौतिक अवस्था का मतलब क्या है कि कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं। फिजिकल मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी है, ये गैसियस फॉर्म में पाए जाएंगे या फिर सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे या लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे, ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, इनका नेचर जो है प्रकृति में किस फॉर्म में मिलते हैं, हम इसकी बात करते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट है ना, जनरली क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट ऊपर वाले जो एलिमेंट है, यानी नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में है, इकलौता एलिमेंट है नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। और नाइट्रोजन से जब नीचे आते हैं तो वो जो भी एलिमेंट है, यानी फास्फोरस जो है, ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, जनरली सॉलिड फॉर्म यानी ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। और नाइट्रोजन गैसियस यानी अकेला एलिमेंट जो है वो गैसियस है, बाकी ऊपर से नीचे आने पे ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में। तो ये हो गई भौतिक अवस्था की बात, यानी इनकी फिजिकल भौतिक अवस्था की बात, यानी फिजिकल स्टेट की बात। उसके बाद हम कर रहे थे बात मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो नाइट्रोजन फैमिली में सबसे पहले जब ऊपर से नीचे आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट पहले तो क्या होता है, इंक्रीज होता है बिस्मिथ, मतलब पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक तक इंक्रीज होता है, उसके बाद डिक्रीज होता है। आर्सेनिक तक इंक्रीज होता है, उसके बाद डिक्रीज होता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ये क्या बात हुई? ये तो कोई तरीका ही नहीं ना कि पहले ऊपर से नीचे आए तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा और उसके बाद जैसे ही ऊपर से नीचे फिर और नीचे पहुंच रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट घट जा रहा है। तो इसका आइडिया है आप लोगों को, इसका क्या क्या आइडिया होगा, मतलब क्यों हो रहा है ऐसा। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, पहले मैं इसको साफ कर दूं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ऊपर से नीचे आने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की हम बात कर रहे थे, एमपी एंड बीपी। एमपी एंड बीपी यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, हम इनकी बात कर रहे थे। मैंने आपसे कहा कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है जनरली ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, पहले इंक्रीज करता है ऊपर से नीचे आने पे। नाइट्रोजन से अगर आप आर्सेनिक तक आएंगे, यहां से यहां तक आएंगे तो पहले इंक्रीज करेगा, लेकिन जैसे ही एंटीमनी से बिस्मिथ तक जाएंगे तो क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो अचानक क्या हो गया, मतलब यहां से यहां तक आ रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, एमपी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मध्य प्रदेश नहीं है बिल्कुल, ये मेल्टिंग पॉइंट है तो इंक्रीज करता है। और जैसे यहां से यहां आते हैं तो ये क्या करने लगता है, डिक्रीज करता है।
डिक्रीज का मतलब है घटता है और इंक्रीज का मतलब है बढ़ता है। ऊपर से नीचे जब एंटी आर्सेनिक तक आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, और जैसे ही एंटीमनी से नीचे जाएंगे आप, एंटीमनी यानी आर्सेनिक से नीचे जाएंगे तो ये क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट जो है ये घटने लगता है। अचानक क्या हो गया, यहां पर जो है प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम यह है कि ऊपर से नीचे जब आ रहा है तो साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इनका एटॉमिक साइज क्या है, स्टार्टिंग में बढ़ रहा है। तो सर बढ़ तो नीचे भी रहा है, आपका क्वेश्चन होगा सर बढ़ तो नीचे भी रहा है, लेकिन एक चीज मैंने आप लोगों को और बताई थी कि ऊपर से नीचे जब आते हैं तो होता क्या है, ऊपर से नीचे आते तो होता क्या है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया था। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन से जब नीचे यानी ऊपर से जब नीचे आते हैं तो 5 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज होती है। 5 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज का मतलब यह है कि नाइट्रोजन तो 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन नाइट्रोजन से नीचे फास्फोरस, आर्सेनिक ये लोग 5 बॉन्ड बनाते हैं, मतलब साइज बढ़ा और इनके साथ बॉन्डों की संख्या भी ज्यादा है, मतलब 5 बॉन्ड भी बना रहा है और ऊपर से इनका साइज भी ज्यादा है। लेकिन ऊपर इससे नीचे जब आते हैं तो इनके 5 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इतनी ज्यादा नहीं है, ये 3 बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। 3 बॉन्ड बनाना पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें एक स्पेशल गुण पाया जाता है, वो गुण है क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये लोग 5 बॉन्ड बना नहीं पाएंगे, और जब 5 बॉन्ड बनाएंगे नहीं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि 5 बॉन्ड में और 3 बॉन्ड में अंतर है। ये वाले एलिमेंट 3 बॉन्ड बनाएंगे, एंटीमनी जो है ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है। मान लो अगर इससे किसी से बॉन्ड बनाना हो तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ऊपर वाले एलिमेंट जो वो 5 बॉन्ड बना रहे हैं, और 5 बॉन्ड जब बनाएंगे तो उनके बीच में उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने की वजह से उनके बीच में एक वॉन डेर वाल्स फोर्स जो लगता है, तो वॉन डेर वाल्स फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल जो है क्लोज आ जाएंगे, बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, और नजदीक आएंगे तो वो किसके, सॉलिड की फॉर्म में रहेंगे, और सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आप जानते होंगे वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ये तो हो गई मेल्टिंग पॉइंट की बात। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं बीपी की। तो बीपी क्या होता है, जनरली बीपी ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज ही करता है। हम बॉइलिंग पॉइंट में हम ज्यादा बात इसमें चेंज नहीं है। बीपी नॉर्मली ऊपर से नीचे आने पे क्या करेगा, बीपी की अगर हम बात करें तो ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज करता है, जनरली इंक्रीज का मतलब जनरली बढ़ता है। तो ये हो गई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग, बैलेंसी और बॉन्डिंग नेचर। बैलेंसी और बॉन्डिंग नेचर, बैलेंसी और बॉन्डिंग नेचर का मीनिंग क्या, पहले मैं समझाता हूं आपको। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, बैलेंसी यानी संयोजकता, यानी इनकी संयोजकता जो वो कितनी मैक्सिमम बैलेंसी कितनी शो करते हैं, और इनका नेचर क्या होता है, यानी बॉन्डिंग नेचर क्या है। बॉन्डिंग नेचर का मतलब है बंध की प्रकृति, यानी फिर या फिर टाइप ऑफ बॉन्ड्स, यानी किस प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं नाइट्रोजन फैमिली में जो है, हम लोगों ने जब बात की थी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, तो नाइट्रोजन फैमिली की जो एलिमेंट है ना, आप सब जानते होंगे कि नाइट्रोजन फैमिली की जो एलिमेंट है उन सबके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। आप सब अभी लास्ट मैंने कुछ टाइम पहले ही बात की और लास्ट लेक्चर में भी बताया था, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी एलिमेंट 5 बॉन्ड बना लेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास बाहरी सेल में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो 5 बॉन्ड बनाएगा। तो उसी चीज की स्टडी करना है कि कितने बॉन्ड बनाते हैं। जैसे आप सब जानते हैं सभी एलिमेंट जो है पूरी आवर्त सारणी में, यानी पूरी पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो पूरी पीरियोडिक टेबल में जो अगर चर्चा की जाती है तो वो है कौन सा, एक लास्ट जो वर्ग है वो है 0 वर्ग। यानी 0 वर्ग का मतलब है जिनको हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं, इनर्ट गैसेस। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट उन्हीं की तरह होना चाहते हैं, क्योंकि वो स्टेबल है। उनकी चर्चा दुनिया में बहुत ज्यादा होती है कि स्टेबल है, किसी से बात नहीं करते, घमंडी लोग हैं। घमंडी नहीं है, मैं कह रहा हूं वो किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो सारा एलिमेंट उन्हीं की तरह होना चाहता है। क्यों, क्योंकि आप सब जानते हैं उनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सभी के मन में रहता है कि अगर हम इनकी तरह हो जाए तो हमारे बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हम लोगों को भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सब लोग अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और इसी चक्कर में बॉन्डिंग या फिर जो भी बॉन्ड बनाने का जो तरीका है बनाते हैं। वैसे तो अगर कहा जाए तो ऑक्टेट रूल बोलते हैं इनको, लेकिन ऑक्टेट रूल पूरी तरीके से सत्य नहीं है। ऑक्टेट रूल के बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं, उन एक्सेप्शन पे हम कभी चर्चा करेंगे, जिसको अपवाद बोलते हैं। बहुत सारा अपवाद है, एक दो नहीं कई अपवाद है, तो उन अपवादों पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूं, तो आज बात कर रहा हूं नाइट्रोजन फैमिली के अंदर बॉन्डिंग नेचर की, यानी फिर बैलेंसी की। तो आप सब जानते हैं नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन फैमिली में जो एलिमेंट है इन सबकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस सबके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
आप सबको पता है ये बात, पता है। जब 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये सबको अगर 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास करना हो बाहरी कक्षा में, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? अगर 8 इलेक्ट्रॉन इनको रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, इन सबकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, और आप सब जानते हैं सबको क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप लोगों ने सुना सबको क्या पसंद है? 8 इलेक्ट्रॉन पसंद है। 8 इलेक्ट्रॉन पसंद है। ये जितने भी एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबको ये पसंद है कि हमारी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो एक मैजिक नंबर है, यानी ये जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं मैजिक नंबर। मतलब मैजिक नंबर, जादू का आंकड़ा अगर ये मिल गया तो समझ लीजिए, मतलब किसी भी एलिमेंट की अगर बात करें तो किसी भी एलिमेंट को अगर 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए ना तो समझ लो आत्मा तृप्त हो जाती है, यानी प्रभु के दर्शन हो जाते हैं भगवान के, यानी ऊपर वाले से इनकी मुलाकात हो जाएगी। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए जो एलिमेंट है वो दुनिया में कोई भी काम इनको करना पड़े वो सब काम करने को तैयार रहते हैं। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा? 5 है, 3 की रिक्वायरमेंट है। अब 3 इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से लेना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसा तो है नहीं कि कहीं से तुम उठा रहा होगा, किसी न किसी एलिमेंट से मांगना पड़ेगा, हाथ फैलाना पड़ेगा। तो ये नाइट्रोजन फैमिली वाले एलिमेंट है, इनको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यानी 5 है बाहरी कक्षा में, 3 और चाहिए। और जब 3 किसी से और चाहिए तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आपके पास कैपेबिलिटी होगी, उसको रखने के लिए जगह होगी, तभी तो 3 इलेक्ट्रॉन लोगे। 3 इलेक्ट्रॉन लेने से होगा क्या? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर कोई एलिमेंट आपको 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? आपको माइनस चार्ज आएगा। अब 3 माइनस चार्ज, आम बात तो है नहीं कि आप 3 माइनस चार्ज रख लो, अपने ऊपर चार्ज रखकर 3 चार्ज को रखने की कैपेबिलिटी तो हो, कैपेसिटी तो हो, अगर कैपेसिटी होगी तभी तो रखेंगे। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली में, तो नाइट्रोजन फैमिली में जनरली फास्फोरस या फिर नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की अगर हम बॉन्डिंग नेचर की बात करेंगे तो नाइट्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, यानी सहसंयोजी बंध भी बनाते हैं, ओवरलैपिंग यानी साझेदारी से बॉन्ड भी बना लेते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे। तो ये तो कोवेलेंट और आयनिक दोनों प्रकार के बॉन्ड बना के अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेता है, लेकिन इससे नीचे वाले जो बॉन्ड होते हैं वो जनरली क्या बॉन्ड बनाते हैं? वो साझेदारी से ही बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने में ही फायदा है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आप किसी से लोगे ना डायरेक्ट, यानी आयनिक बॉन्ड बनाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड बनाना आसान नहीं है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, यानी एनर्जी लगती है भाई, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में भी एनर्जी लगती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जब डालना होगा ना तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर कोई एलिमेंट है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसको बोलते हैं आयनन विभव, और किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन डालना है तो उसको क्या बोलते हैं? इसका भी तो एक नाम है ना, गेन एंथैल्पी, जिसको बोलते हैं एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरीके से एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन डालना हो तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इतनी एनर्जी, हाई एनर्जी खर्च करना मामूली बात नहीं है, और फिर बॉन्ड बने वो भी वीक बन जाए मान लीजिए। तो इसलिए जो है यहाँ पर जनरली नाइट्रोजन तो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों बॉन्ड बनाता है, और 3 बॉन्ड बनाता है। मैक्सिमम बैलेंस जो शो करता है वो नाइट्रोजन कितना करता है? अगर नाइट्रोजन की हम बात करें तो जनरल अगर बात करेंगे जनरल, तो जनरल 3 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 5 इसके पास बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है और इसको 3 की रिक्वायरमेंट है, 3 ही बनाएगा मैक्सिमम। अब जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करता हूं, नाइट्रोजन के केस में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन केस में आप जानते हैं क्या है? 1s2, 2s2 और 2p3। तो इनके पास बाहरी कक्षा में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है, और जिसमें से p में कितना है? 3 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाएगा और 3 बॉन्ड बना के अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन से नीचे है फास्फोरस, तो फास्फोरस तो 5 बॉन्ड भी बनाता है। फास्फोरस से नीचे है फास्फोरस 6 बॉन्ड भी बनाता है, pF6 भी बन जाता है। आर्सेनिक भी 5 बॉन्ड बना लेता है। उससे नीचे वाले फिर 5 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उनकी घट जाती है, वो जनरली 3 ही बॉन्ड बनाते हैं। उसके पीछे रीजन मैं आपको बता चुका हूं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है अगर आप लोगों को नहीं पता है तो लास्ट लेक्चर में मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया, वहां पर आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन की अगर हम जनरली बात करें तो नाइट्रोजन जो है मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम 3 नहीं, मैक्सिमम तो अगर हम बात करें तो मैक्सिमम नाइट्रोजन अगर बैलेंस शो करने पे आ जाए, यानी अपनी जिद पे आ जाए, तो 4 बॉन्ड तक बना सकता है। 4 बॉन्ड कैसे? क्योंकि नाइट्रोजन के पास s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जनरल तो 3 बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉनों से 3 बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर, क्योंकि 3 इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए ये किसी के साथ बॉन्डिंग कर ले, मान लो हाइड्रोजन यहाँ आ जाए, तो ये 3 बॉन्ड तो जनरल बना लेता है। लेकिन अगर चौथा बॉन्ड कभी बनाने की रिक्वायरमेंट हो जाए तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है ना, इन इलेक्ट्रॉनों को भी डोनेट कर देता है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर ये किसी को डोनेट करके ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है s वाले इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर दे। तो मैक्सिमम नाइट्रोजन
4 बॉन्ड तक बना सकता है। इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है वो कितनी है? 4 है। मैक्सिमम कितनी है? 4। मैक्सिमम कोवैलेंसी या फिर वैलेंसी जो होती है नाइट्रोजन की 4 होती है। 4 से ज्यादा इनके पप्पा ने भी नहीं बनाया कभी। 4 से ज्यादा ये बॉन्ड बना ही नहीं सकते। मैक्सिमम 4 ही बना पाएंगे। अगर बहुत ज्यादा कोई जिद करेगा, बहुत ज्यादा कहा भाई मान जा बना ले बॉन्ड, तो 4 बनाएगा। लेकिन फास्फोरस जो है 5 भी बनाते हैं, 6 भी बना लेते हैं, और आर्सेनिक भी 5 बॉन्ड बना लेता है। तो नाइट्रोजन क्यों नहीं बनाता 5 बॉन्ड? अगर हम नाइट्रोजन की बात करें कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक ऑर्बिटल की कमी है। जैसा कि 5 बॉन्ड बनाने के लिए आप सब जानते हैं, 5 बॉन्ड बनाने के लिए मतलब क्या, अगर कोई एटम 5 बॉन्ड बनाना चाहता है, 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है, सहसंयोजी बॉन्ड बनाना चाहता है, तो उसके लिए नियम क्या है? नियम यह है कि अगर आप जितने बॉन्ड बनाना चाहते हैं उतने ही आपके पास क्या हो? अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन उतने ही हो, उतने ही बॉन्ड बनते हैं, उनकी संख्या उतनी ही होना चाहिए। अगर मान लो 5 बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। नाइट्रोजन वाले केस में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो आपको आसानी से दिख रहा है, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन की यहां पे संख्या है नहीं। जब 5 नहीं है तो आप कहोगे सर 5 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करना होगा? तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन को हमें प्रमोट कराना होता है। और प्रमोट कराओगे तो कहां कराओगे? आगे वाले ऑर्बिटल्स में। और आगे वाले ऑर्बिटल्स में जब हम प्रमोट कराएंगे तो प्रमोट आगे वाले ऑर्बिटल्स में आप जब कराओगे ना, जब आपके पास आगे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो। जब आपके पास ऑर्बिटल्स ही नहीं होंगे, जब ऑर्बिटल्स है ही नहीं खाली प्रेजेंट, तो आप प्रमोट कहां कराएंगे? किसको भेजोगे आगे और कहां भेजोगे आगे? तो नाइट्रोजन वाले केस में बैक एंड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। अगर मैं कहूं आपको साफ साफ बात, तो नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन जो है ना, उसके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल नहीं है। आप कहेंगे सर 2p के पास 3s तो होता है, लेकिन 2p के पास 3s जो है वो ऑर्बिटल है, तो मैं मानता हूं कि किसी भी एलिमेंट में इनफाइनाइट ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो कक्षाएं होती हैं, तो स्टार्टिंग में जो कक्षाएं होती हैं उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। बहुत नहीं, बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा जब होगा तो गैप ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन जो है, यानी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन जो है वो आसान नहीं है। आप अगर दूसरी कक्षा में से तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगी, और बहुत ज्यादा एनर्जी लगा के आपने अगर ये काम करा भी लिया तो फिर जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड मान लीजिए अगर वीक बन गया तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपने मान लीजिए बहुत ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करा भी दिया, तो इलेक्ट्रॉन प्रमोट करा के भी बहुत बाहरी कक्षा में है, न्यूक्लियस से दूरी बहुत ज्यादा है, और जब न्यूक्लियस से दूरी बहुत ज्यादा होगी तो अगर वो किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा भी तो बॉन्ड कैसा बनेगा? वीक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड बना के हम कोई तीर नहीं मारना हमें, क्योंकि हम तो बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की। हम लोग स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की ही बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। अगर तुम्हें जनरल बात करूं तो नाइट्रोजन के केस में क्या प्रॉब्लम है? 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता? 5 बॉन्ड इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि नाइट्रोजन के पास बैक एंड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। तो सर फास्फोरस क्यों बना रहा है? क्वेश्चन, फास्फोरस क्यों बना रहा है? तो फास्फोरस इसलिए 5 बॉन्ड बनाता है। आपने देखा होगा pF5 बना लेता है, अगर यहां माइनस लगा दीजिए तो pF6 भी बना लेगा, 5 बनाता है, और यहां पर 6 भी बना लेता है। ये 6 बॉन्ड तक बना लेता है। 6 बॉन्ड बनाने का मीनिंग क्या है? ये 5 बॉन्ड बनाने का मीनिंग क्या है? फास्फोरस की बाहरी कक्षा में या फिर जो ऑर्बिटल्स है 5 इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है 3s2 3p3, तो उसके बाद जो है उसके पास 3d बैकेंड ऑर्बिटल खाली है ना, प्रेजेंट है। बैकेंड ऑर्बिटल, बैकेंड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। जब बैकेंड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो आपका वो सर 3d, हाँ भाई 3d प्रेजेंट है। 3s 3s2 3p3 और 3d, यानी एक ही कक्षा के अंदर का प्रेजेंट है। अभी मैं बात कर रहा था 2p से 3s में, यानी 2p से 3s का मतलब है गैप बहुत ज्यादा, लेकिन आप 3s से या 3p से 3d की बात करेंगे तो गैप कम होगा। और जब गैप कम होगा तो एक ही कक्षा के अंदर अगर आपको सीट पे से सीट पर ही कूदना हो, सीट पर से सीट पे ही कूदना हो, मान लीजिए एक ही क्लास में सीट रखी हुई है और इस सीट पे से मैं कहूं आपको इस सीट पे कूदना है तो कूदना आसान है। लेकिन अगर आपसे कहें कि इस क्लास में से दूसरी क्लास में आप जंप मारो तो कूदना मुश्किल है। तो इसलिए फास्फोरस वाले केस में एक ही ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल के अंदर जब जंपिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट कराते हैं या प्रमोशन कराते हैं, उस केस में क्या होता है? एक ही कक्षा के अंदर के ऑर्बिटलों में जंपिंग होती है, यानी 3s से 3d में जाना है। लेकिन नाइट्रोजन वाले केस में ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, इसकी वजह से नाइट्रोजन के अंदर प्रमोशन आसान नहीं है। लेकिन फास्फोरस के अंदर बैक एंड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और डी प्रेजेंट है, और उनके बीच में गैप भी प्रेजेंट होने से ही मतलब नहीं है। प्रेजेंट तो 3s भी था नाइट्रोजन वाले केस में, प्रेजेंट होने से हमने प्रमोशन थोड़ा कराया। प्रमोशन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन कराना है तो सिर्फ बैकेंड ऑर्बिटल से मतलब नहीं है। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई क्लास खाली है, तो क्लास खाली होने से मतलब थोड़ा, आप मान लो जो चौथे क्लास में हो और मैं कहूं कि 12वीं क्लास में खाली है, तो चौथे क्लास से 12वीं क्लास में कूदने का क्या मतलब है?
अब खुद अंदाजा लगाओ, अगर मैं आपसे कहूं आप 4th क्लास में इस टाइम प्रेजेंट है या फिर 12th में प्रेजेंट है, आप मान लीजिए 15वीं क्लास खाली पड़ी हो, तो 12वीं से 15वीं में यानी 3 साल का गैप कैसे कवर कर लोगे? प्रॉब्लम हो जाएगी ना, कैसे एक्साइटमेंट हम कर पाएंगे या फिर कैसे प्रमोशन करा पाएंगे? तो क्लास खाली होने का ही मीनिंग नहीं होता है, क्लास खाली हो और गैप जो है उनके बीच में गैप भी कम हो, यानी गैप कम होगा तो कूद आसानी से लेके कम एनर्जी देना पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा या फिर प्रमोशन हो जाएगा। तो मैं जनरल बात कर रहा था फास्फोरस और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन वाले केस में 4 बॉन्ड मैक्सिमम, फास्फोरस 5 6, उससे नीचे आएंगे तो 5, और उससे नीचे वाले तो 3 ही बॉन्ड बनाते हैं। और 3 बॉन्ड क्यों बनाते हैं उसके पीछे आपको रीजन पता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुने, कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक, अब मैं बात करता हूं कि नाइट्रोजन जो है बॉन्ड बनाएगा तो वो तो जनरली कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों बनाते हैं। अगर नाइट्रोजन मेटल के साथ जुड़े, मेटल के साथ जुड़ने का मतलब है कि बहुत ज्यादा अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जुड़ेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ जुड़ेगा तो 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन मेटल के साथ जुड़ेगा ना अगर मेटल के साथ, तो ये 3 बॉन्ड बना लेता, तो फिर उस केस में ये आयनिक बॉन्ड भी बनाएगा और कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाएगा। लेकिन नाइट्रोजन की एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है, नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है नाइट्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाता है? मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड बनेगा तो यानी सिंगल, डबल और ट्रिपल। नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन जो एलिमेंट है वो मल्टीपल बॉन्ड बना लेते हैं, और ये गुण सिर्फ नाइट्रोजन के अंदर ही पाया जाता है। ये मल्टीपल बॉन्ड बनाने का जो गुण है वो सिर्फ नाइट्रोजन के अंदर ही पाया जाता है, इससे नीचे वाले एलिमेंट जो है उनके अंदर ये वाली कहानी नहीं पाई जाती है। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड को ही हम बोल रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है एक से ज्यादा बॉन्डों की संख्या। तो यहाँ नाइट्रोजन वाले केस में, अब नाइट्रोजन वाले केस में जो 3 बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा है और 2 पाई है, इसमें एक सिग्मा है और 2 पाई है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। तो आप कहोगे फास्फोरस क्यों नहीं बनाता सर जी? अगर नाइट्रोजन ये मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रोजन के अंदर जो मल्टीपल बॉन्ड है ना, तो इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन है पी पाई बॉन्डिंग। इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग कौन सी होती है? पी पाई बॉन्डिंग। अब कहेंगे पी पाई बॉन्डिंग का मीनिंग क्या है? पी पाई बॉन्डिंग का मतलब ये है कि नाइट्रोजन के पास जो 2p3 में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, तो देखिए आप पी ऑर्बिटल को जानते होंगे, पी ऑर्बिटल क्या होता है? 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। 3 ऑर्बिटल है ना, px py pz, तो एक होगा px इधर की तरफ, एक py मान लीजिए आपकी तरफ, और एक pz। पी ऑर्बिटल डंबल के आकार का होता है, सिंगल डंबल, तो एक पी ऑर्बिटल ऐसा प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक ऐसे प्रेजेंट होगा इस तरीके से, और एक जो है मैं तिरछा करके बना दे रहा हूं, मान लीजिए जेड की तरफ, जैसे मैं आपको दिखाऊं, या मार्कर नहीं है 3 तो मैं दिखाता। एक पी ऑर्बिटल अगर इस तरह से है, एक ऊपर एक नीचे, यानी 2 डंबल होगा, फिर एक इधर आपकी तरफ, एक मेरी तरफ, पीछे बैक साइड, एक इधर और एक इधर। एक नाइट्रोजन पे ये कहानी है, दूसरे नाइट्रोजन पे भी ये कहानी होगी। तो इनके बीच में जो नाइट्रोजन के अंदर जो ऑर्बिटल होंगे, तो देखिए पी पाई का मीनिंग क्या है? एक ऑर्बिटल ऊपर है और एक ऑर्बिटल नीचे है, फिर एक ऑर्बिटल इधर है और एक ऑर्बिटल इधर है, px py pz 3 ऑर्बिटल है, सेम नाइट्रोजन ये है और सेम नाइट्रोजन ये है, और एक ऑर्बिटल इधर है। तो नाइट्रोजन इस वाले केस जैसे ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट होंगे वैसे ही ऑर्बिटल इसके पास ही प्रेजेंट होंगे। अब जब ये नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होगी तो पहला बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, और जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग है तो उस वाले केस में ये तो बन गया सिग्मा। उसके बाद जो 2 बॉन्ड बनेंगे वो बनेंगे पाई, और पाई जो बनते हैं तो पाई बॉन्ड कब बनता है आपको पता है? पाई बॉन्ड कब बनता है? उन जब इनके बीच में कौन सी ओवरलैपिंग हो? साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आप सब जानते होंगे। सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है, पाई वीक होता है, लेकिन सिग्मा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, पाई क्यों होता है, ये सब आपको रीजन पता होना चाहिए कि क्यों होता है। सिग्मा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसलिए होता है क्योंकि सिग्मा के बीच में हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या होगा? हेड टू हेड ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या फिर आप भी पूछो कि सर हेड टू हेड ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग का अगर मीनिंग मैं आपको समझाऊं तो देखिए हेड टू हेड ओवरलैपिंग को अगर मैं आपको बताना चाहूं तो एक तरीका है, जैसे आप अगर होली में या फिर ईद जो लोग मिलते हैं तो आप जानते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब है ऐसी ओवरलैपिंग है एक प्रकार की, ये इस तरीके से ओवरलैप करते हैं, ठीक है। और साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब है कि मान लीजिए मैं खड़ा हूं और मेरे जैसा एक और खड़ा है और उनके बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग है, यानी उसका कंधा मेरे कंधे से टकरा है और उसके जो पैर है ना वो पैर से पैर टकरा है, तो ये हो गई साइड वाइज ओवरलैपिंग। और ये इस तरीके से जो गले मिलते हैं, अगर मैं मान लीजिए गला मिल रहा हूं ऐसे इस तरीके से, तो जब गला मिलूंगा तो ऐसा करके टाइटली पकड़ लूंगा उसको, अगर टाइटली पकड़ूंगा तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। इस केस में हमको दूर करना
अलग अलग करना ये क्या होगा, मुश्किल। आप मुझे दूर करेंगे तो ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी। ये तो हो गई हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है। और साइड वाइज ओवरलैपिंग में ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग, यहां से ये यहां से, तो अगर कोई बीच में आया से हाथ मारे, दोनों अलग, वो अलग मैं अलग, ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो सिग्मा और पाई में इसलिए स्ट्रॉन्ग और वीक की बात होती है। तो हम बात कर रहे थे कि नाइट्रोजन वाले केस में मल्टीपल बॉन्ड बनने का रीजन क्या है, पी पाई बॉन्डिंग। पहला बॉन्ड बना सिग्मा, उसके बाद पाई। तो पाई कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। मार्कर यहां एक ही है, चलो मैं दिखाता हूं, एक मार्कर होगा, देखिए इस तरीके से बताता हूं आपको। जैसा केस इस वाले केस में है, जैसे ये ऑर्बिटल मेरे पास है, ऐसे आपको दिखता होगा। तो ये कौन सा, मान लीजिए एक ही साइड का ऑर्बिटल दिखा रहा हूं, एक हाथ का दिख नहीं पाएगा, दूसरे का मैं हाथ से दिखा दूंगा अपने इससे, ठीक है, ये इस तरीके से, हाँ ये ठीक है। तो जैसे एक तो ये मेरा हाथ हो गया, नाइट्रोजन इस वाले केस में भी है, इस वाले केस में भी है। तो ये वाली जो ओवरलैपिंग है, ये जो हो रही है ओवरलैपिंग, ये तो है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो यहां से जो बॉन्ड बनेगा ये तो बन जाएगा सिग्मा, ठीक है। अगर इस हाथ में ही मार्कर होता तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता, तो ये बन जाएगा सिग्मा। लेकिन ये वाली जो ओवरलैपिंग होगी इस उंगली से और इस मार्कर की, ये वाली जो ओवरलैपिंग है, और पीछे जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है, मान लीजिए मेरा हाथ, तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग है, वो ओवरलैपिंग कौन सी, ये वाली होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहां बनेगा पाई, ये सिग्मा, और ये जो ऊपर वाला जो अंगूठा और ये जो मार्कर है, ये ऊपर वाला मार्कर, इनके बीच में जो ओवरलैपिंग है, वो ओवरलैपिंग कौन सी होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग। यानी ये बॉन्ड बना पाई, ये बॉन्ड बना पाई, और ये कौन सा बना, सिग्मा। तो एक सिग्मा और दो पाई। तो यहां पर जो है मल्टीपल बॉन्ड बनेगा, और मल्टीपल बॉन्ड में भी कौन सा बॉन्ड, मल्टीपल, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड बनना, उसमें एक सिग्मा और दो पाई है, एक सिग्मा और दो पाई। तो एक सिग्मा दो पाई में, तो इसमें नाइट्रोजन वाले केस में पी पाई बॉन्डिंग होती है। लेकिन नाइट्रोजन से नीचे अगर हम आए, तो नाइट्रोजन से नीचे वाले केस में पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती है। उसमें जो है ये वाली इस तरह की फैसिलिटी फास्फोरस वाले केस में प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे आप पूछेंगे सर रीजन, क्योंकि फास्फोरस के पास भी पी ऑर्बिटल है। तो फास्फोरस के पास पी ऑर्बिटल है तो, लेकिन फास्फोरस का साइज है लार्ज, और फास्फोरस का साइज लार्ज होने की वजह से उसके ऑर्बिटल्स का साइज भी लार्ज होगा, और जब उसके ऑर्बिटल का साइज भी लार्ज होगा, तो उस वाले केस में पी पाई बॉन्डिंग जो होगी वो अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, यानी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। मैंने अभी लास्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो वीक बॉन्डिंग होती है, और उनका जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बनेगा। इसलिए फास्फोरस मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इनका ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, उस वाले केस में जो है वीक बॉन्ड बन जाता है फास्फोरस वाले केस में। और यही रीजन है, नाइट्रोजन का यही रीजन है, नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड शो करता है। इसी की वजह से अगर आप नाइट्रोजन को नॉर्मल कंडीशन पे यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर रखें, तो नाइट्रोजन इनर्ट गैस की तरह काम करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये ट्रिपल बॉन्ड बनने की वजह से ये क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो ये नॉर्मली क्या होते हैं, इनर्ट गैस की तरह बिहेवियर शो करते हैं। इनर्ट गैस का मतलब है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे या नॉर्मल कंडीशन पे ये जल्दी रिएक्ट नहीं करती, जल्दी आसानी से रिएक्शन नहीं करेंगे, और जब रिएक्शन नहीं करेंगे तो इनर्ट गैस की तरह काम करेंगे, इसलिए इनको हम इनर्ट गैस बोल देते हैं। और ये गैसियस फॉर्म में ही पाया जाता है, किसी से रिएक्शन ही नहीं करते, तो ये गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा, और ये डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर इनकी एटॉमिसिटी की हम बात करें, तो एटॉमिसिटी में क्या है, ये डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। डायटोमिक का मतलब क्या है कि ये N2 की फॉर्म में पाए जाएंगे, N2 की फॉर्म में। लेकिन आप कहेंगे कि फॉस्फोरस नाइट्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट सर कैसे पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन से जो नीचे वाले एलिमेंट है वो सब टेट्रा एटॉमिक की फॉर्म में पाए जाते हैं। टेट्रा एटॉमिक का मतलब P4 AS4, जैसे ये P4 की फॉर्म में पाया जाएगा, और ये AS4 की फॉर्म में पाया जाएगा, AS4 SB4 BI4, ये सब जो है ये टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो कौन सी फॉर्म में पाया जाता है, डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है। यानी कि एटॉमिसिटी की बात करें, यानी परमाणुविकता की बात करें, यानी कितने परमाणु आपस में जुड़े होंगे, तो ये दो ही जुड़ पाते हैं, और ये कितने जुड़ते हैं, 4। इनकी जो जनरली संरचना होती है वो कहती है कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। मैं एक चीज और बताता हूं, नाइट्रोजन वाले केस में जो है ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी वजह से ये क्या है, इनर्ट है, ये जल्दी क्रिया नहीं करते, यानी क्रियाशील नहीं है, ये कैसे है, अक्रिय गैस की तरह बिहेवियर शो करते हैं। अगर आप सोचो नाइट्रोजन अगर क्रियाशील होता तो क्या होता, अगर नाइट्रोजन क्रियाशील होता यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव गैस होती तो क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी अगर रिएक्शन करने लगे तो क्या होता, उस केस में होता क्या, नाइट्रोजन जनरली जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है वो आपको 78 नहीं मिलता। नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल चलते फिरते नाइट्रोजन H2 के साथ रिएक्ट कर ले, या मान लीजिए किसी गैस के साथ रिएक्ट करके सारी की सारी नाइट्रोजन अभी तक खत्म हो चुकी होती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है।
फिर बात करते हैं अगर फास्फोरस की, तो फास्फोरस के बीच में जो बॉन्ड है वो टेट्रा एटॉमिक है और ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में पाए जाते हैं, समचतुष्फलकीय होते हैं, तो टेट्रा एटॉमिक होंगे। और फास्फोरस के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग टेट्रा एटॉमिक तो है, यानी चार एटम तो जुड़ेंगे। और ये बॉन्ड जो होता है इसकी अपेक्षा क्या होता है, नाइट्रोजन के केस की अपेक्षा फास्फोरस वाले बीच में जो बॉन्ड बनेगा फास्फोरस वाले केस में, ये बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा, कमजोर होगा। जब कमजोर होगा तो आपको पता है जो लोग कमजोर होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, जो लोग कमजोर होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं। तो फास्फोरस जो होगा, इसीलिए फास्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। फास्फोरस जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, यानी बहुत ज्यादा क्रियाशील है। अगर इसको आप O2 के साथ लेके आओगे, ऑक्सीजन के साथ लेके आओगे तो आग लग जाएगी, यानी ऑक्साइड बन जाता है। इसलिए आपने सुना P2O5 बनता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है। इसके बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है। जितने कंपाउंड नाइट्रोजन के बनते हैं उतने कंपाउंड फास्फोरस के नहीं बनते हैं। मतलब दोनों की कंपाउंडों की संख्या अगर बात करें, जो कंपाउंड ये बना पाएगा वो कंपाउंड ये नहीं बना पाएगा, जो ये बनाता है वो ये नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अलग प्रकार की प्रॉपर्टी है और इसके पास जो है वो अलग प्रकार की प्रॉपर्टी है। इसका एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो नाइट्रोजन का क्यों है? नाइट्रोजन अपने परिवार से बिल्कुल अलग है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें ना, तो नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो नाइट्रोजन फैमिली में सबसे अलग है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। नॉर्मल होता है कि एबनॉर्मल होता है? तो नाइट्रोजन नॉर्मल बिहेवियर शो करता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के केस में बहुत सारी प्रॉब्लम है। कभी साइज वाला फैक्टर काम करता है, कभी वैकेंट डी ऑर्बिटल की कहानी आ जाती है, कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आ जाती है, कभी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात आ जाती है, कभी कोई और रीजन आ जाता है, तो कभी जो है पी पाई बॉन्डिंग हो जाती है। तो नाइट्रोजन अपने ही परिवार से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है नाइट्रोजन के गुण। नाइट्रोजन अलग प्रकार का गुण शो करता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी नहीं है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, नाइट्रोजन जो है एटॉमिक साइज इसका बहुत छोटा है, इसका रेडियस कम है, इसकी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो ये सब रीजन होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है और उसके परिवार में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं वो एलिमेंट अलग प्रकार की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये मैं बता रहा था, फास्फोरस बहुत ज्यादा क्रियाशील है। क्यों है? क्योंकि फास्फोरस के बीच में जो बॉन्डिंग है वो क्या है, वीक बॉन्ड है। क्योंकि यहां पे तो मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल है यानी एक से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं नाइट्रोजन, लेकिन फास्फोरस वाले केस में मतलब इस प्रकार की प्रॉपर्टी जो है, इस प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। जब प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है तो ये बॉन्ड बनते हैं वीक, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में अंतर होता है। तीन लोगों को अगर मैं आपसे कहूं तीन बॉन्ड एक साथ तोड़ना हो, मान लीजिए 3 डंडा दूं और उसको कहूं तोड़ो, तो नहीं टूटेगा। अगर जैसे ये एक सिंगल मार्कर है, अगर सिंगल मार्कर मैं आपसे कहूं तोड़ने के लिए, तो आप सिंगल मार्कर को बहुत जल्दी आसानी से तोड़ देंगे। लेकिन मैं आपको कहूं तीनों मार्कर लूं और ये 3 मार्कर तोड़ो एक साथ ऐसे, तो मुझे नहीं लगता कि 3 मार्कर आप तोड़ पाओगे। तोड़ दो तो बताओ, अगर आप तोड़ सकते हैं तो बताओ, मैं भेजता हूं आपके यहाँ। ठीक है, तो सिंगल तोड़ना आसान है और ट्रिपल को तोड़ना मुश्किल है। इसलिए क्या है, ये क्रियाशील है, ये जल्दी टूट जाएंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी जल्दी ब्रेक कर जाएंगे। जब ब्रेक जल्दी करेंगे तो बॉन्ड जल्दी बनाएंगे, किसी दूसरे के साथ जल्दी जुड़ जाएंगे, तो ये जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं और ये वाले एलिमेंट जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली की जनरल जो भी प्रॉपर्टी थी उन प्रॉपर्टी की मैंने बात कर ली। अब जो कुछ केमिकल प्रॉपर्टी रह गई, तो केमिकल प्रॉपर्टी की हम चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कंपाउंड स्टडी कराऊंगा कि कौन कौन से कंपाउंड ये बनाते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट जो है कौन से कंपाउंड बनाते हैं, कौन सा आपके बोर्ड में आता है, और हम जो कंपाउंड पढ़ेंगे वो बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, ट्रिकी मेथड से आपको बताऊंगा। मैं चित्र जो है, चित्र से लेके हिंदी जितनी भी चीजें होती है बकायदा बोर्ड में जिस तरीके से लिखना होता है वो हम सारा एक 1 बाय 1 स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो जो है और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो है अगर कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज सपोर्ट बनाए रखें। इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।